नमस्ते दोस्तों। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वह किसी कल्पना पर आधारित नहीं है। यह घटना मेरे एक बहुत करीबी मित्र समीर के साथ घटी थी। समीर पेशे से एक सिविल इंजीनियर है और वह भूत प्रेत, आत्मा या किसी भी अलौकिक शक्ति में कभी विश्वास नहीं करता था। उसके लिए हर चीज का जवाब विज्ञान और तर्क में ही छिपा होता था। लेकिन साल 2022 की उस एक रात ने उसके सोचने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। आज भी जब वह उस रात को याद करता है तो उसकी आवाज कांप जाती है। चलिए उसी की जुबानी सुनते हैं कि उत्तराखंड के मुनस्यारी में उसके साथ आखिर क्या हुआ था। बात 2 साल पुरानी है। मेरी पोस्टिंग उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के एक छोटे से कस्बे मुनस्यारी में हुई थी। वहां एक सड़क परियोजना का काम चल रहा था। पहाड़ों के बीचों बीच काम करना रोमांचक तो था, लेकिन वहां की खामोशी कभी कभी डरा देती थी। मुझे रहने के लिए विभाग की ओर से एक पुराना बंगला दिया गया। वह बंगला अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ था। ऊंची छतें, मोटी दीवारें और लकड़ी के भारी दरवाजे। बंगले के चारों ओर घने देवदार के पेड़ थे, जो दिन में भी धूप को जमीन तक नहीं पहुंचने देते थे। जब मैं वहां पहुंचा तो शाम के 5 बज रहे थे, लेकिन पहाड़ों में सूरज जल्दी ढल जाता है, इसलिए चारों ओर धुंधलका छा गया था। वहां एक बूढ़ा चौकीदार था, जिसे सब काका कहते थे। काका ने मुझे कमरे की चाबी दी और सामान रखने में मदद की। उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। जाते जाते उन्होंने मुझसे एक बात कही जो मुझे तब बहुत बेतुकी लगी। उन्होंने कहा, साहब, रात को खिड़की के शीशे मत खोलना और चाहे जो हो जाए, रात 12 बजे के बाद कमरे से बाहर मत निकलना। ये जगह रात को अपनी नहीं रहती। मैं थका हुआ था, इसलिए मैंने उनकी बात को अनसुना कर दिया और मुस्कुराकर उन्हें विदा कर दिया। पहली रात मुझे गहरी नींद आई। पहाड़ों की ठंडी हवा और सन्नाटा सुकून देने वाला था। लेकिन अगली रात कुछ अलग था। रात के करीब 1:30 बजे मेरी आंख अचानक खुली। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई कमरे के बाहर बरामदे में टहल रहा है। छर्र छर्र। लकड़ी के फर्श पर पुराने जूतों के चलने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मुझे लगा शायद काका चक्कर लगा रहे होंगे, लेकिन फिर मुझे याद आया कि काका तो बंगले के पीछे बनी अपनी छोटी सी कोठरी में सोते हैं और रात को बाहर नहीं आते। मैं उठकर बैठा और ध्यान से सुनने लगा। कदमों की आवाज मेरे कमरे के दरवाजे के पास आकर रुक गई। मुझे लगा कोई दरवाजे के उस पार खड़ा है। मैंने आवाज दी, काका, आप हैं क्या? कोई जवाब नहीं आया। सन्नाटा इतना गहरा था कि मुझे अपनी ही सांसें सुनाई दे रही थी। तभी दरवाजे के नीचे जो थोड़ी सी खाली जगह होती है, वहां से मुझे एक परछाई हिलती हुई दिखी। कोई सच में वहां खड़ा था। मैंने हिम्मत जुटाई और टॉर्च लेकर दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। पूरा गलियारा खाली था। बस ठंडी हवा का एक झोंका मेरे चेहरे से टकराया। मैंने खुद को समझाया कि शायद ये मेरा वहम है या कोई जानवर होगा। अगली सुबह धूप निकली तो रात का डर कुछ कम हुआ। मैंने काका से पूछने की कोशिश की कि क्या रात को कोई बंगले में आया था, लेकिन उन्होंने मेरी तरफ देखा तक नहीं। वे बस बुदबुदाते हुए अपने काम में लगे रहे। उस दिन काम का बोझ ज्यादा था, इसलिए मैं देर शाम वापस लौटा। आसमान में काले बादल छा चुके थे और मुनस्यारी की पहाड़ियों पर बर्फबारी के संकेत मिलने लगे थे। ठंडी हवा अब चुभने लगी थी। रात करीब 11 बजे मैं अपने बिस्तर पर लेटा किताब पढ़ रहा था। तभी बाहर का मौसम अचानक बिगड़ गया। बिजली कड़कने लगी और तेज हवाएं खिड़की के शीशों से टकराकर ऐसी आवाज निकालने लगीं जैसे कोई रो रहा हो। तभी अचानक मेरे कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। थक थक। मैं एकदम सन्न रह गया। मैंने आवाज लगाई, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। मैंने सोचा शायद हवा की वजह से दरवाजा हिला होगा, लेकिन तभी जो आवाज आई उसने मेरे शरीर का सारा खून जमा दिया। समीर, बेटा, दरवाजा खोल। वो आवाज मेरी मां की थी। बिल्कुल वही लहजा, वही अपनापन, जैसे बचपन में डर लगने पर वो मुझे आवाज देती थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दिमाग बार बार यही कह रहा था कि यह संभव नहीं है। मेरी मां दिल्ली में थी। इस तूफान में, इस सुनसान पहाड़ी इलाके में रात के 11 बजे वह यहां कैसे हो सकती थी?
लेकिन आवाज इतनी असली थी कि मेरे पैरों ने खुद ब खुद दरवाजे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। समीर, बहुत ठंड लग रही है बाहर। बेटा, दरवाजा खोल दे। मेरा हाथ दरवाजे की कुंडी तक पहुंच ही गया था कि अचानक मुझे काका की बात याद आ गई। रात 12 बजे के बाद कमरे से बाहर मत निकलना, चाहे जो हो जाए। मैं वहीं रुक गया। दिल चाहता था कि दरवाजा खोल दूं, लेकिन दिमाग चीख चीख कर मना कर रहा था। मैंने दरवाजे में लगे छोटे से छेद से बाहर झांकने की हिम्मत की। गलियारे में अंधेरा पसरा हुआ था। तभी बिजली कड़की और एक पल के लिए सब कुछ रोशनी में नहा गया। जो मैंने देखा उसने मेरी रूह तक हिला दी। बाहर मेरी मां नहीं थी। वहां एक बहुत लंबी आकृति खड़ी थी। उसकी लंबाई कम से कम 7 फुट रही होगी। शरीर हड्डियों जैसा पतला था और उसके लंबे बाल जमीन तक लटक रहे थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि वह आकृति मेरी मां की आवाज में बोल रही थी, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह सपाट था। न आंखें, न नाक, न मुंह, बस एक खाली चिकना सा चेहरा। मेरे मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। तभी वह आकृति अपने लंबे नुकीले नाखूनों से दरवाजे को खुरचने लगी। किर किर। वह आवाज सीधे मेरे दिमाग के अंदर गूंज रही थी। मैं पीछे हटता चला गया और कमरे के कोने में जाकर सिकुड़ गया। मैंने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन वह आवाज जैसे कमरे की दीवारों में बस गई थी। अचानक मुझे महसूस हुआ कि कमरे का तापमान बहुत तेजी से गिर रहा है। मेरी सांसों से भाप निकलने लगी। तभी मुझे लगा कि बिस्तर के नीचे से कुछ रेंग रहा है, बहुत धीरे, बहुत चुपचाप। डरते डरते मैंने टार्च उठाई और बिस्तर के नीचे रोशनी डाली। वहां कोई इंसान नहीं था। फर्श पर काले रंग का एक चिपचिपा तरल फैल रहा था। वह तरल अपने आप हिल रहा था और फिर उस तरल के अंदर से इंसानी उंगलियां बाहर निकलने लगीं। अब मेरे शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया था। हाथ कांप रहे थे, पैरों में जान नहीं बची थी। किसी तरह मैंने मेज पर रखी माचिस उठाई और पास रखी मोमबत्ती जलाई। जैसे ही कमरे में रोशनी फैली, वह काला तरल पलक झपकते ही वापस बिस्तर के नीचे सिमट गया। बाहर दरवाजे पर खड़ी वह आकृति भी एक पल के लिए पीछे हट गई। तभी मुझे समझ आ गया कि जो भी यह है, इसे रोशनी से डर लगता है। लेकिन समस्या यह थी कि पहाड़ों में बिजली का कोई भरोसा नहीं था और मेरी टार्च की बैटरी भी खत्म होने वाली थी। रात के करीब 3 बज रहे थे। बाहर तूफान और तेज हो गया था। अचानक कमरे की खिड़की जोर जोर से हिलने लगी, जैसे कोई बाहर से उसे तोड़कर अंदर घुसना चाहता हो। मैंने लकड़ी काटने के लिए रखी कुल्हाड़ी उठाई और खिड़की के पास जाकर चिल्लाया कि पीछे हट जाओ। तभी खिड़की के शीशे पर एक हाथ का निशान उभरा। वह हाथ साधारण नहीं था। उसकी उंगलियां सामान्य से बहुत लंबी थीं और हड्डियों का ढांचा साफ दिखाई दे रहा था। उसी पल बाहर से एक ठंडी फटी हुई आवाज आई, समीर, हमने तुझे चुन लिया है। यह बंगला खाली नहीं है, यह हमारा घर है। अब मेरा डर धीरे धीरे गुस्से में बदलने लगा था। मुझे लगा कि अगर मैं यहां बैठा रहा तो यह जगह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। मैंने कमरे में रखा लकड़ी का एक छोटा स्टूल तोड़ा और उसमें आग लगा दी ताकि मशाल जैसी रोशनी बनी रहे। मशाल हाथ में लेकर मैंने धीरे से दरवाजा खोल दिया। पूरा गलियारा धुंध से भरा हुआ था। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें मशाल की रोशनी में अजीब लग रही थीं। उन तस्वीरों में लोगों के चेहरे सड़ चुके थे और उनकी आंखें मुझे घूर रही थीं। तभी मुझे गलियारे के आखिर में काका खड़े दिखाई दिए। काका, मदद कीजिए, यहां क्या हो रहा है? मैं उनकी तरफ दौड़ा, लेकिन जैसे ही मैं पास पहुंचा, काका मुड़े। उनकी आंखों की जगह गहरे खाली गड्ढे थे और उनके गले से खून बह रहा था। उन्होंने बिना कुछ बोले सीढ़ियों की तरफ इशारा किया, जहां से सैकड़ों लोगों के रोने जैसी आवाज आ रही थी। तभी मुझे समझ आ गया कि काका अब इंसान नहीं रहे, या शायद कभी थे ही नहीं। काका की वह हालत देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं पीछे हट गया और तेजी से सीढ़ियों की तरफ देखने लगा, जहां से वह अजीब सी गूंज लगातार तेज होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों लोग एक साथ रो रहे हों, कराह रहे हों, मदद की गुहार लगा रहे हों। मेरी मशाल की लौ कांपने लगी थी और उसकी रोशनी भी कमजोर पड़ती जा रही थी। तभी मुझे महसूस हुआ कि गलियारे के फर्श पर वही काली परछाइयां फिर से रेंगने लगी हैं, बिल्कुल जिंदा चीजों की तरह।
मैं समझ चुका था कि अगर अब भी रुका तो यह बंगला मुझे कभी बाहर नहीं जाने देगा। मैंने हिम्मत जुटाई और मुख्य दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन वहां पहुंचते ही मेरी सांस अटक गई। लोहे की मोटी जंजीरें दरवाजे पर बाहर से कसकर जड़ी हुई थीं, जैसे किसी ने जानबूझकर मुझे अंदर कैद कर दिया हो। उसी पल मेरे पीछे से भारी कदमों की आवाज आई। मैंने पलटकर देखा तो वही 7 फुट लंबी बिना चेहरे वाली आकृति अंधेरे से निकलकर मेरी तरफ बढ़ रही थी। उसके पीछे पीछे वे काले साए फर्श पर फैलते चले आ रहे थे। मैंने डर और गुस्से में मशाल उस आकृति की तरफ फेंक दी। आग लगते ही उसने एक ऐसी चीख मारी जो किसी इंसान की नहीं लग रही थी। वह चीख कई आवाजों का मिला जुला रूप थी, जैसे एक साथ बहुत से जानवर मर रहे हों। पूरी इमारत हिलने लगी, छत से धूल झरने लगी और दीवारों पर लगी तस्वीरें जमीन पर गिरकर टूट गईं। उसी अफरा तफरी में मेरी नजर सीढ़ियों के नीचे बने एक छोटे से तहखाने के दरवाजे पर पड़ी, जहां से हल्की सी नीली रोशनी आ रही थी। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैं फिसलते कदमों से उस तहखाने की ओर भागा और अंदर कूद गया। अंदर घुसते ही एक सड़ी हुई बदबू ने मेरा दम घोंट दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वहां सालों से हवा तक नहीं गई हो। तहखाने के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की मेज रखी थी, जिस पर एक मोटा सा रजिस्टर खुला पड़ा था। कांपते हाथों से मैंने उसके पन्ने पलटे। हर पन्ने पर तारीखें लिखी थीं, 2010, 2015, 2018 और उसके बाद 2020। हर साल किसी न किसी अधिकारी या इंजीनियर का नाम लिखा था और नाम के सामने लाल स्याही से एक ही शब्द लिखा था, समाहित। मेरा दिल बैठ गया। ये कोई साधारण जगह नहीं थी, ये एक शिकारगाह थी। तभी मेरी नजर तहखाने के कोने में पड़ी। वहां एक कंकाल जैसी लाश पड़ी थी, जिसके शरीर पर वही वर्दी थी जो काका पहनते थे। अब सब कुछ साफ हो चुका था। असली काका तो सालों पहले मर चुके थे। जो मुझे मिला था वह सिर्फ इस घर का एक जाल था, जो नए शिकार को फंसाने के लिए बनाया गया था। ऊपर से जोर जोर से दरवाजा टूटने की आवाज आने लगी। वह आकृति अब तहखाने की सीढ़ियों से उतर रही थी। मैं बुरी तरह कांप रहा था, लेकिन तभी मेरी नजर तहखाने की दीवार में बनी एक छोटी सी वेंटिलेशन खिड़की पर पड़ी। वह बहुत छोटी थी, लेकिन बाहर की तरफ खुलती थी। मेरे पास अब खोने के लिए कुछ नहीं था। मैंने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और पूरी ताकत से खिड़की के जंग लगे सरियों पर वार करने लगा। एक वार, दूसरा वार, तीसरा वार। पीछे से वह साया मेरे बहुत करीब आ चुका था। उसकी ठंडी उंगलियां लगभग मेरे पैरों को छू ही रही थीं। आखिरी वार में सरिये टूट गए। उसी पल मैंने खुद को बाहर की ओर झोंक दिया। मैं कटीली झाड़ियों में गिरा। शरीर पर कई खरोंचें आईं, लेकिन दर्द का एहसास नहीं हुआ। मैं उठा और बिना पीछे देखे जंगल की तरफ भागने लगा। पीछे से उस बंगले के अंदर से भयानक चीखें आ रही थीं, जैसे वह घर खुद मुझे वापस बुला रहा हो। मैं तब तक भागता रहा जब तक दूर मुझे सड़क पर एक ट्रक की हेडलाइट नजर नहीं आ गई। मैं ट्रक की हेडलाइट की तरफ गिरता पड़ता पहुंचा और वहीं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। मैं सड़क किनारे एक छोटे से ढाबे के पास पड़ा था। ट्रक वाला मुझे रात को जंगल के पास बेसुध हालत में पाकर यहां ले आया था। मेरा पूरा शरीर दर्द से टूट रहा था, लेकिन उस दर्द से ज्यादा दहशत मेरे दिमाग में जमी हुई थी। मैं बार बार उसी बंगले की तरफ देख रहा था, जो अब धुंध और पहाड़ों के पीछे छिप चुका था। मुझे लग रहा था कि अगर मैंने जरा सी भी देर कर दी होती तो मैं भी उस रजिस्टर में एक और नाम बन चुका होता। उसी दिन पुलिस और विभाग के अधिकारी मेरे साथ उस बंगले पर पहुंचे। दिन के उजाले में वह जगह बिल्कुल अलग लग रही थी। न कोई धुंध, न कोई आवाज, न कोई डर। बंगला अंदर से पूरी तरह खाली था। न फर्श पर कोई काला तरल था, न दरवाजों पर जंजीरें, न तहखाने में कोई रजिस्टर। सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही नहीं हो। पुलिस वालों ने मेरी बातों को तनाव और थकान का असर बताकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जब वे मेरे कमरे तक पहुंचे तो वहां एक चीज ने सबको चुप करा दिया। दरवाजे पर मेरी मां के हाथों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे, जैसे किसी ने गीले हाथों से दरवाजे को पकड़ा हो। और फर्श पर धूल में उंगली से लिखा हुआ था, अगली बार तुम नहीं बचोगे। ये देखकर पुलिस भी कुछ देर के लिए खामोश हो गई। फिर भी फाइल में यही लिखा गया कि कोई ठोस सबूत नहीं मिला।
मैंने उसी दिन अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और मुनस्यारी को हमेशा के लिए छोड़ दिया। कुछ हफ्तों बाद जब मैं दिल्ली लौटा, तब भी वह रात मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी। अंधेरे कमरे में मैं सो नहीं पाता था। जरा सी आवाज पर मेरी सांस तेज हो जाती थी। कई बार मुझे लगता था कि कोई मेरे पीछे खड़ा है, लेकिन पलट कर देखने पर कुछ नहीं होता था। कुछ दिनों बाद एक रात जब मैं अपने फ्लैट में अकेला था, मेरा फोन बजा। स्क्रीन पर मां लिखा हुआ था। दिल घबराया, लेकिन मैंने सोचा शायद सच में मां का फोन हो। मैंने कॉल उठाई और बोला, हाँ मां, सब ठीक है। दूसरी तरफ कुछ पल खामोशी रही, फिर वही जानी पहचानी आवाज आई, समीर बेटा, तुम उस रात भाग तो गए, लेकिन अपना साया वहीं छोड़ा है। हम आ रहे हैं अपना साया वापस लेने। मेरे हाथ से फोन छूट गया। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर आईने की तरफ देखा। आईने में मेरी परछाई नहीं थी। आईना बिल्कुल खाली था। उसी पल कमरे के अंधेरे कोने से वही लंबी बिना चेहरे वाली आकृति धीरे धीरे बाहर आने लगी। इस बार उसके साथ कोई शोर नहीं था, कोई चीख नहीं थी, बस एक ठंडी सी मौजूदगी थी जो पूरे कमरे में फैलती जा रही थी। मैं वहीं खड़ा रह गया। इस बार भागने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन गला जैसे बंद हो गया था। वो आकृति मेरे और आईने के बीच खड़ी हो चुकी थी। उसकी ठंडी मौजूदगी मेरी छाती के अंदर उतरती जा रही थी। सांस लेना मुश्किल होने लगा। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे भीतर की सारी हवा खींच ली हो। आखिरी चीज जो मुझे याद है वो ये कि मेरे कानों में मेरी मां की वही आवाज गूंज रही थी, समीर, अब बहुत देर हो चुकी है। उसके बाद सब कुछ अंधेरे में डूब गया। न जमीन का एहसास था, न शरीर का, बस एक खालीपन था, गहरा, ठंडा और अंतहीन। जब दोबारा होश आया तो चारों तरफ सफेद रोशनी थी। न वो कमरा था, न आईना, न वो आकृति। मैं एक अस्पताल के बिस्तर पर लेटा था। हाथों में सुई लगी हुई थी और सिर भारी लग रहा था। सामने खड़ी नर्स किसी डॉक्टर को बुला रही थी और दूर से मुझे किसी के कहने की आवाजें सुनाई दी, ये सदमे में है, बार बार कुछ देख रहा है। बाद में पता चला कि मैं पहाड़ों से नीचे सड़क किनारे बेहोशी की हालत में मिला था। डॉक्टर कहते हैं कि मुझे हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं जो मैंने देखा वो सिर्फ दिमाग का खेल नहीं था। आज समीर एक मानसिक अस्पताल में है। डॉक्टर कहते हैं कि उसे उस रात के सदमे की वजह से भ्रम हो रहा है, लेकिन अस्पताल के वार्डन का कहना है कि रात के 12 बजे समीर के कमरे से 2 नहीं बल्कि 3 लोगों के बात करने की आवाजें आती हैं। एक समीर की, दूसरी उसकी मां की और तीसरी किसी ऐसे की जिसकी आवाज इंसानी नहीं लगती। दोस्तों, यह कहानी हमें यही सिखाती है कि हर सुनाई देने वाली आवाज अपनी नहीं होती। कभी कभी जो हमें पुकारता है वह हमें बचाने नहीं बल्कि बुलाने आता है। अगली बार जब रात के सन्नाटे में कोई अपना नाम लेकर आपको आवाज दे तो पलटने से पहले एक बार जरूर सोचिएगा, कहीं वह बुलावा किसी और दुनिया से तो नहीं आ रहा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने अनुभव कमेंट में साझा करें, क्योंकि हो सकता है आपकी कहानी अगली बार यहां सुनाई जाए। और ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियों के लिए हॉरर जर्नी को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, लेकिन तब तक सतर्क रहिए, क्योंकि डर अक्सर वहीं छिपा होता है जहां हमें सबसे ज्यादा भरोसा होता है।